यूमी जापान के एक छोटे से प्रांत में रहता था। वेकेशंस का समय था। सभी बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रहे थे। कॉलोनी में उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं बचा था। क्या हुआ? यहाँ अंधेरे में क्यों बैठे हो? एग्जाम्स खत्म हो गए, अब जाओ जी भर के खेलो। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मॉम, क्या हमारा कोई गांव नहीं है? क्या हम वेकेशन के लिए नहीं जा सकते? डैड, दादी के घर चलते हैं ना प्लीज। क्या कहा? दादी के यहाँ? कितनी बार समझाया तुम्हें कि हम वहां नहीं जा सकते? हर बार वही जिद लेकर बैठ जाते हो। पापा के गुस्से में चिल्लाकर दिए हुए जवाब से यूमी कांप उठा था। यूमी के बाहर जाने के बाद, जानती हो ना मैं क्यों नहीं जाना चाहता वहां। जो कुछ गांव में हुआ उसके बाद माँ ने यही कहकर मुझे शहर भेजा था कि मैं कभी उस मनहूस गांव की ओर लौट कर ना आऊं। इसी वजह से उस गांव में सिर्फ बुजुर्ग रह गए हैं। कोई भूल कर भी अपने बच्चे को वहां नहीं रखता, क्योंकि वो आज भी इंतजार कर रही है। मैं जानती हूँ, आप शांत हो जाइए। वो अभी बच्चा है, समय आने पर हम उसे सब बताएंगे। मम्मी पापा मुझे कभी दादी से मिलने नहीं ले जाएंगे। 1 घंटे का ही तो रास्ता है। अब तो मैं दादी से मिलकर रहूंगा। किसी ने नहीं सोचा था कि 11 साल का यूमी इतना बड़ा कदम उठा लेगा। उसी शाम बिना किसी को बताए यूमी ने याकोरा गांव जाने वाली बस पकड़ी और गांव जाने के लिए निकल गया। बस से उतरकर गांव के अंदर जाते हुए वो बड़ी उत्सुकता से चारों ओर देख रहा था। ये तो बहुत छोटा सा गांव है। हर तरफ सन्नाटा और ऊंचे ऊंचे पेड़। कोई बच्चा भी नजर नहीं आ रहा। यूमी ने देखा चारों ओर घने पेड़ों से घिरा एक छोटा सा लकड़ी का मकान है, जहां एक बूढ़ी औरत आंगन में बैठी हुई है। दादी माँ, मैं आ गया। क्या तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उन्होंने तुझे यहाँ आने कैसे दिया? दादी ने सवालों की झड़ी लगा दी थी और दादी के माथे पर पड़ती लकीरों को देखकर यूमी हैरान रह गया था। आपको अच्छा नहीं लगा दादी? मैं पहली बार आया हूँ और आप जरा भी खुश नहीं लग रही। पोते की बात सुनकर बूढ़ी दादी ने उसे गले से लगा लिया। नहीं नहीं, अंदर आओ। खुश क्यों नहीं होंगी? बस ख्याल रखना अपना, घर से बाहर नहीं जाना, समझ गए? दादी की बात सुनकर यूमी ने हाँ में गर्दन हिला दी। शाम के तकरीबन 7 बजे का समय था। आसपास घना अंधेरा छा गया था। 11 साल का यूमी बालकनी में बॉल से खेल रहा था। तभी उसकी बॉल नीचे आ गिरी। यूमी सीढ़ियों से नीचे उतरा। दादी रसोई में खाना बना रही थी। बिना कुछ कहे वो तेजी से घर से बाहर निकला और सामने पेड़ों के बीच गिरी अपनी बॉल को ढूंढने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ों के पीछे से कोई दौड़कर यहां से वहां गया है। यूमी ने चारों ओर नजर घुमाई। पेड़ के नीचे से उसे एक काला साया नजर आने लगा। कोई छिपा है इधर। कौन हो सकता है? यूमी छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए पेड़ के पीछे तक जाता है और जैसे ही वहां पहुंचकर देखता है तो उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। कोई भी तो नहीं है। लगता है मुझे गलतफहमी हुई है। बॉल लेकर यूमी वापस ऊपर गया और फिर से खेलने लगा। बालकनी से अचानक उसकी नजर सामने पेड़ों की ओर गई। एक बार फिर उसे एहसास हुआ जैसे पेड़ के पीछे छिपकर कोई बार बार उसे देख रहा है। यूमी को थोड़ा अजीब लग रहा था। ना चाहते हुए भी बार बार उसकी नजर सामने लगे पेड़ों पर ही जा रही थी। अचानक उसने देखा पेड़ के पीछे से एक 8 फीट ऊंची आकृति बाहर आई, जिसने सर पर बड़ा सा हैट लगा रखा था और ठीक उसकी बालकनी के सामने आकर खड़ी हो गई। वो लगातार वहीं पर खड़े रहकर यूमी को घूर रही थी। तभी यूमी के कानों में एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई पड़ी। पो पो पो। अब यूमी को एक अजीब सा डर महसूस होने लगा था। उसके सारे बदन में चींटियां काटने जैसा एहसास होने लगा। दिल की धड़कन बढ़ गई और हाथ पैर कांपने लगे। वो दौड़कर नीचे आया और दादी से लिपट गया। क्या हुआ? घर की याद आ रही है? दादी, बाहर कोई है। मैंने पेड़ के पीछे कुछ देखा। कुछ बहुत अजीब सा। उसकी सर पर हेड थी और वो अजीब सा आवाज निकाल रही थी।
और ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर जकड़ गया है और पूरे शरीर में एक साथ सैकड़ों चींटियां काट रही हैं। यूमी की बात सुनकर दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? कैसी आवाज? मैं नहीं बता सकता, वो कुछ अजीब ही था, पोपो जैसा। ध्यान से सुनो, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। तुम अंदर रुको, मैं देख कर आती हूँ। दादी घर से बाहर निकल गई। उसने आसपास घूर कर देखा और फिर अंदर लौट आई। आपको कोई दिखा क्या? वो बहुत लंबी सी हैट वाली काली परछाई। कोई नहीं है, तू आराम से सो जा। लगता है डर गया है। जब हवा बांस से होकर गुजरती है तो अजीब आवाज आती है, उसी से डर गया होगा। दादी की बात सुनकर यूमी को थोड़ा हिम्मत जरूर मिली थी, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल घूम रहे थे। किसी तरह ये रात बीत गई थी। अगली सुबह दादी थोड़ी बदली बदली नजर आ रही थी। आज उन्होंने ना घर की सफाई की, ना खाना बनाया, ना ही रोज की तरह आज उन्होंने यूमी से कोई बात की। बस बेचैन होकर कमरे में यहां से वहां टहलती रही। ये दादी को क्या हुआ है? मुझसे कुछ छिपा रही हैं क्या? थोड़ी परेशान भी लग रही हैं। क्या दादी ने सच में रात में बाहर किसी को देखा नहीं, या बस मेरा मन रखने के लिए झूठ बोला? यूमी अपने कमरे में बैठा एक किताब पढ़ रहा था। तभी उसे महसूस हुआ उसके कमरे के बाहर कोई चहलकदमी कर रहा है। दादी माँ, आप हो क्या? यूमी के पूछने पर आवाज शांत हो गई थी। अगले ही पल फिर से उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। दादी माँ, बोलिए ना, आप ही हो ना? यूमी के पूछने पर भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। अभी वो कमरे के बाहर से आ रही आवाजों से परेशान था कि अगले पल उसे खिड़की के कांच को जोर जोर से पीटने की आवाज सुनाई देती है और उसी के साथ दरवाजे पर भी जोर जोर से ठक ठक होने लगती है। दरवाजे पर कोई है, खिड़की पर भी कोई है, लेकिन है कौन? दादी तो अकेली रहती हैं, फिर दोनों जगह एक साथ दादी तो नहीं हो सकती, और बार बार पूछने पर जवाब भी नहीं दे रही। तभी यूमी को खिड़की के कांच पर एक परछाई नजर आई जिसने बड़ा सा हैट लगा रखा था। ये तो वही हैट वाली लंबी औरत है जो मुझे बाहर दिखाई दी थी। मतलब वो मेरा वहम नहीं था, सच में वहां कोई था। अचानक उसे फिर से पो 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 की आवाज सुनाई देने लगी। यूमी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और जमीन पर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डर के मारे उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई, लेकिन अब वो इतना ज्यादा डर चुका था कि अपने कमरे से पांव बाहर निकालने तक की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। डर ने यूमी के दिमाग को अपने कब्जे में कर लिया था। हर छोटी सी आहट पर उसका दिल कांप रहा था। ऊपर से बार बार यूमी के पुकारने पर भी दादी एक बार भी उसके कमरे में नहीं आई थी। रोते रोते यूमी बिस्तर पर सो गया था। अचानक उसे महसूस होता है कि उसकी दादी ने आकर उसे झुंझीर कर उठा दिया है। क्या हुआ दादी? चल। दादी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर ले जाने लगी। लेकिन कहाँ? दादी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और उसे घर ले जाकर एक अंधेरी झोपड़ी में धक्का दे दिया। यूमी जमीन पर गिर पड़ा। जब तक वो खुद को संभाल कर उठ खड़ा हुआ, दादी दरवाजा बंद करके जा चुकी थी। दादी ये कहाँ लाई हो मुझे? एकाएक उसके कानों में फिर से वही पोपो वाली डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है। यूमी डर से रोने लगा था। दादी खोलिए ना, दादी मुझे डर लग रहा है दादी। तभी उसे अपने माथे पर कुछ चिपचिपा पदार्थ टपकता हुआ महसूस होता है। वो गर्दन उठाकर देखता है तो उसे छत से उल्टी लटकती एक डरावनी औरत नजर आती है। उसके सर पर हैट थी, चेहरा सफेद और आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। यूमी ने अपने हाथों की ओर देखा, वो खून में सने हुए थे। यूमी के मुंह से चीख निकल पड़ती है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वह पसीने में भीगा हुआ था और दादी उसके मुंह पर पानी के छींटे मार रही थी। ये क्या कर रही हो आप?
शोर मत करो वरना वो फिर से आ जाएगी। कौन दादी? वही 8 फुट वाली लंबी औरत, देखा है ना तूने उसे? उसने तुझे पसंद किया है। अब तुझे जाना होगा। दादी, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे बचा लो दादी। आप ये क्या बोल रही हो? अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। कमरे से बाहर मत जाना, और हाँ, किसी को ये सब बताना मत। चुपचाप यहीं कमरे में रहना। दादी घर से बाहर निकल गई थी। कुछ देर बाद लौट कर आई तो उनके हाथ में कुछ था। ये क्या है दादी? आप इससे क्या करने वाली हो? श्श, ये विशेष चिन्ह है। अगर मैं इसे तेरे कमरे के बाहर बनाऊंगी तो वो यहाँ नहीं आएगी। बस एक दिन, और फिर सब सही हो जाएगा। दादी की ठहरी हुई आवाज और पथरीली सी आंखें यूमी को अब अजीब सी उलझन में डाल रही थी। लेकिन वो एक छोटा बच्चा था और इस समय वो खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था। दादी के सिवा वो और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए जैसा दादी ने कहा उसने वैसा ही किया। आज तीसरा दिन था। यूमी कमरे में अकेला था। तभी उसे बाहर खिड़की से एक आवाज सुनाई दी। यूमी, यहाँ आओ, जल्दी करो। यूमी के जवाब ना देने पर अचानक उसे कमरे की खिड़की पर जोर जोर से दस्तक सुनाई देनी शुरू हो जाती है। जल्दी मेरी बात सुनो वरना मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। ये आखिरी मौका है। यूमी ने महसूस किया ये तो कोई जानी पहचानी आवाज है। डरते हुए वो खिड़की के नजदीक आया तो तेज आवाज के साथ खिड़की अपने आप खुल गई। मैं दादी हूँ बेटा, घबराओ मत। बाहर आओ, मैंने पंडित से पूछकर टोटका किया है। हमें जंगल में जाकर ये करना होगा। जल्दी बाहर आओ। मैं तो डर ही गया था दादी, मुझे लगा फिर से वो आ गई। ठीक है, मैं आता हूँ। यूमी कमरे से बाहर ही जा रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगता है। यूमी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी माँ को बुरा सपना आया और दादी भी फोन नहीं उठा रही। यूमी अपने पापा को सारी बातें बता देता है। क्या कहा? इतना सब हो गया और माँ ने तुझे अभी तक पुजारी को नहीं दिखाया? क्या घर में कोई पुजारी आया था? नहीं, बस दादी ने कुछ अजीब सी आकृति बनाई है सफेद रंग से। कहा इससे वो मेरे पास नहीं आएगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम खुद को कमरे में बंद कर लो। चाहे कोई भी बाहर आने को कहे, तुम बाहर मत आना, चाहे तुम्हारी दादी ही क्यों ना हो। तुम जानते नहीं यह सब क्या है। लेकिन पापा, दादी खिड़की से मुझे बाहर बुला रही हैं। कहती है जंगल में जाकर टोटका करना होगा। कोई टोटका नहीं रोक सकता उसे। ये सब उसकी चाल है। तू जानना चाहता था ना कि मैं यहां क्यों नहीं आता? सुन, कई साल पहले जब मैं एक 7 साल का छोटा बच्चा था, हमारे गांव में एक औरत रहती थी जिसकी लंबाई 8 फीट थी। लोग उसकी लंबाई का मजाक बनाते थे और उससे बात नहीं करते थे। गांव की औरतें कहती थीं कि इतनी लंबी औरत होना एक अभिशाप है। उसके आसपास रहना मतलब अनिष्ट को बुलाना। इसलिए गांव के लोगों ने उसे बॉयकॉट कर दिया था। वो अकेली रहती और अक्सर अंधेरा होने के बाद जंगल की ओर जाती। एक दिन गांव में लोगों ने अफवाह फैलाई कि वो औरत काला जादू करती है, इसलिए रात में जंगल जाती है। अब तो गांव के लोग उसकी परछाई से भी घबराने लगे थे। एक दिन गांव में कोई बच्चा गायब हो गया। गांव के लोगों ने बताया कि दिन ढले वो औरत भी जंगल की ओर गई थी। पूरे गांव में खबर फैल गई कि हातिशा कुसामा ने ही अपने काले जादू के लिए बच्चे की बलि दी है। वो कहती रही वो बेगुनाह है, लेकिन कोई नहीं माना। उसे आधी रात को ही गांव से बाहर निकाल दिया गया। अगले दिन उसकी लाश जंगल में मिली, जो बहुत बुरी हालत में थी। शायद गांव वालों ने उसके साथ कुछ बहुत बुरा किया था। कहने को तो वो मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा ने ये गांव कभी नहीं छोड़ा। वो छिपकर गांव के बच्चों को देखती और जिसे अपना शिकार चुनती उसे तीसरे दिन ले जाती। जिसे हाची दिखाई देती, तीसरे दिन वो ऐसे गायब हो जाता कि आसमान पाताल एक करने पर भी कोई सुराग ना मिलता। एक एक करके कई बच्चे गायब होने लगे। तब से इस गांव में एक भी बच्चा नहीं है। सभी ने अपने बच्चों को यहां से दूर भेज दिया। जिसे तुमने देखा वो हाचिशा कुसामा ही है,
आज तीसरा दिन है, वो तुझे लेने आई है। मुझे ऐसा लगता है उसने माँ को भी अपने बस में कर लिया है। जो निशान माँ ने बनाए उन्हें हटा दो और अपने कमरे के चारों ओर नमक से एक रेखा बना लो। हम 1 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। पापा के कहे अनुसार यूमी ने खुद को कमरे में कैद कर लिया और नमक से अपने कमरे को सुरक्षित कर लिया। जब उसके मम्मी पापा वहां आए तो उन्होंने देखा कि दादी का शरीर सामने के पेड़ में एक बड़ी सी शाखा से लटका हुआ था। उनके सीने में लकड़ी धसी हुई थी और चारों ओर खून बिखरा हुआ था। आज आखिरी रात थी, यानी कि आज की रात वो यूमी को ले जाने की कोशिश जरूर करेगी। ये बात समझते हुए यूमी के पापा ने मां को उसी हालत में छोड़ दिया। उन्होंने दौड़कर यूमी के कमरे के हर कोने पर ताबीज बांधे। पूरी रात उसके कमरे के बाहर पहरा दिया, जिसके कारण वो वहां नहीं आ सकी। किसी तरह वो डरावनी रात तो बीत गई, लेकिन अगली सुबह दादी के अंतिम संस्कार से पहले ही यूमी को लेकर उसकी मां शहर के लिए निकल गई थी, क्योंकि कहते हैं वो अपने शिकार को लेने वापस जरूर आती है।